नमस्कार दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पहली बार किस अधिनियम के द्वारा भारतीय वायसराय को और गवर्नर को कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया गया था। देखो, एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया गया था। हम लोग देखो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, याद करो कहाँ तक हो गया था। देखो 25 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, आप पढ़ेंगे 25 मतलब 26 से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया था। आगे अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, देखो हम लोग शुरू करते हैं 1819 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1909 का डिटेल आपको समझना है। देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में पहली बार किस अधिनियम द्वारा किस भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान दिया गया था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले ना भारत, देखो ये जो मुख्य ये 1900 जो 19 था 1909 जो था, ये था इसका क्या कारण था लाने का। तो भारतीयों को विधायी परिषद जो था ना, लेजिस्लेटिव से अधिक प्रतिनिधित्व देना और इन्हें कानूनी निर्माण और शासन में भागीदारी का सीमित प्रदान करना था। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 1892 को पढ़ लिया था, क्योंकि आपको पता है कि जब 1892 आया था तो 1905 के 1905 हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन हो चुका था। 1905 में बंगाल विभाजन हो चुका था और पूरे भारत में असंतोष और आंदोलन पूरी तरीके से तेज हो गया था। तो ब्रिटिश जो सरकार थे ना, तो भारतीयों को शांत करने और मध्यम वर्ग के अपने पक्ष के लिए 1909 का अधिनियम लाया था। पता है, बिल्कुल आप इसको लिंक करो। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, पूरी तरीका से क्या हुआ बंगाल में, क्या बोलते हैं बंगाल में, आपको पता है ना कि आंदोलन बहुत तेज हो गया था, असंतोष की भावनाओं बढ़ चुकी थी, चारों तरफ अशांति था। तो इसी को अशांति को चुप करने के लिए 1909 का अधिनियम लाया। देखो इस अधिनियम के तहत क्या था, सबसे पहले एक्सपेंशन किया गया, जो केंद्रीय और प्रांतीय परिषद था ना उसको और बढ़ाया गया। जो पहले 16 सदस्य थे उनको 60 सदस्य किया गया। जो केंद्रीय विधान परिषद था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसकी संख्या को 16 से बढ़ा के 60 कर दिया गया। जो और प्रोविजनल काउंसिल के भी जो सदस्य थे उनकी संख्या को भी बढ़ा दिया गया। तो अब देखोगे ना, जो अब भारत में पहली बार भारतीयों की संख्या का उल्लेख में पूरी तरीके से वृद्धि हो गई। तो ये हमारा क्या था, पहला इन्होंने क्या किया कि केंद्रीय विधान परिषद की संख्या को बढ़ाया इसी अधिनियम के द्वारा। ठीक है, दूसरा इसमें क्या किया कि जो भारतीय थे ना, जो विधायिका में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को इसमें शामिल किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि अब भारतीयों को परिषद को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन इसी में हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था यहाँ पे किया गया। अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था इसी में किया गया। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ना कि भारत में पहली बार इलेक्टिव प्रिंसिपल को मान्यता मिला। जो इलेक्टिव प्रिंसिपल था इसी को मान्यता मिला। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ना, 1909 के अधिनियम जो था वो काफी खतरनाक प्रावधान लाया गया। पता है क्या लाया गया, जो मुसलमान थे ना इसके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र लाया गया, मतलब जो सेपरेटेड इलेक्ट्रोड बनाया गया, अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। यानी आप कह सकते हो ना कि जो मुस्लिम मतदाता थे वो केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। तो ये तो बहुत गलत हुआ। इस कारण से पता है ये कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव का शुरुआत हो गया।
मतलब भारत की राजनीति में आप बोल सकते हो कि सांप्रदायिकता का बीज जो था वो बोने का काम किया। कौन? 1909 का अधिनियम। फिर पता है इसमें चौथा अधिनियम क्या किया गया? जो सदस्यों को अधिकार थे ना, जो सदस्यों का अधिकार थे पूरक प्रश्न पूछने का, सप्लीमेंट्री पूछने का, तो इसमें अनुमति में क्या हुआ? दे दिया गया। और आपको पता था ना कि पहले वोट देने का, जो बजट में वोट का अधिकार नहीं था, तो अब इसके अनुसार 1909 के अनुसार वोट का भी अधिकार दे दिया गया। इस तरह से नीतियों पर चर्चा और आलोचना कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें गवर्नर जनरल और जो वायसराय होते थे ना, उनको परिषद का अधिकार दिया गया। मतलब परिषद अब केवल सहायक निकाय नहीं थी, अब अंतिम अधिकार के पास भी होती थी। तो इस तरह से वीटो पावर बनी रहा। जो वीटो पावर का अधिकार 1861 के अधिनियम के तहत दिया गया था, वो इसी के, और वीटो पावर भी इसी में था। वीटो पावर और अध्यादेश, अध्यादेश भी इसी से जारी कर सकते थे, तो ये बना रहा। फिर इसमें स्टीव ऑफ स्टेट वायसराय के बीच में रहा गया। और सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें पहली बार भारतीयों को केंद्रीय कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव काउंसिल नियुक्त किया गया, जिसमें जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे ना, वो प्रथम चुने गए थे। ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट था। तो 1909 का अधिनियम क्या है? इसको मार्लो मिंटो सुधार के भी नाम से जाना जाता है। और इस समय कौन थे? मार्लो मिंटो थे वायसराय, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी मार्लो मिंटो थे। ठीक है। और इसी में पहली बार केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक हुआ और 1909 में, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बैठाया गया। इसी के नियत, मतलब बोल सकते हो ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, विभाजन और शासन इसी में आया। मतलब कह सकते हो ना कि जो हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना इसी अधिनियम के तहत आया। भारत में जो धार्मिक आधार पर जो विभाजन हुआ ना, वो इसी के आधार पर हुआ। ब्रिटिश में जो जानबूझकर सांप्रदायिकता को बढ़ाना है, वो इसी के आधार पर हुआ। क्योंकि आपको पता ही है कि आगे चलकर यही 1947 में क्या हुआ? 1947 में जो हमारा देश आजाद हुआ, विभाजन हुआ, वो क्या था? सांप्रदायिकता तो आधार पे ही तो हुआ, हिंदू मुस्लिम करके अलग से पेटिशन जो हुआ था 1947 का, इसी के आधार पे तो हुआ था। ये काफी खतरनाक था। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो पहली बार निम्नलिखित में पहली बार किस अधिनियम के द्वारा किस भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया गया? तो 1909 के अधिनियम। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी का परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन चुने गए थे? तो ये चुने गए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फिर कहा ब्रिटिश में भारत में सांप्रदायिकता को व्यवस्था और निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा किया गया? यही किया गया था मार्लो मिंटो सुधार के तहत। मार्लो मिंटो सुधार के तहत किया गया था। ये काफी खतरनाक था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक क्लियर है? 30 के यही होगा ना आंसर। अगला 1909 का अधिनियम संबंधित था, तो पता है ये किससे संबंधित था? ये था पृथक 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 मताधिकार क्षेत्र को लागू करना। ठीक है, यहां तक क्लियर। देखो आगे है कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली, कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम सबसे पहले शुरू की गई थी। तो ये शुरू किया गया था मार्लो मिंटो रिफॉर्म 1909। भारत में पहली बार सांप्रदायिकता प्रतिनिधि की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये किया गया था मार्ले मिंटो सुधार। भारत में पहली बार सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ की गई? तो ये किया गया मार्लो मिंटो सुधार। 34 का भी वही होगा, रिपीटेड क्वेश्चन एक ही बार। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मार्लो मिंटो सुधार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे आगे है कि 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये किया गया था सांप्रदायिकता, इसी के बारे में तो किया गया था।
सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक प्रतिनिधि। जो 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, तो यही तो किया गया था कि मुसलमानों का अलग से एक प्रतिनिधि होगा और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही वोट करेंगे, इस तरह से था। तो ये काफी खतरनाक था, समझ रहे हो ना। तो ऐसे करने के बाद हमारा देश में पटिशंस, अगला करा, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका को कुछ निर्वाचन मंजूरी दे दी गई, निर्वाचन मंजूरी दे दी गई। तो देखो ये दिया गया था 1909 के ही तहत, जो विधायिका के था ना, विधायिका, विधायिका में कुछ निर्वाचन प्रतिनिधियों को मंजूरी दी गई थी, वो 1909 के ही अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत जो किया गया था, वो किया गया था, समझ में आ रहा है आपको। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत आप समझते हैं 1909 का अधिनियम। देखो 1909 का अधिनियम क्या था, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखो इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था, इसमें क्वेश्चन में प्रांतों में, देखो सबसे पहले समझते हैं कि इसका क्या था। देखो सबसे पहले हम लोगों को अच्छे से समझते हैं। देखो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम जो है 1909 आया। ये पता है जब उस समय जो राजा जॉर्ज पंचम थे, मतलब ना, जब ये अधिनियम आया था तो उस समय राजा जो थे वो जॉर्ज पंचम थे, और जो भारत के वायसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, चेम्सफोर्ड, और जो सेक्रेटरी था वो मॉन्टेगू था। इसलिए इसको आप बोल सकते हो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, समझो। जब 1919 का अधिनियम आया, तो उस समय जो सम्राट थे, ब्रिटिश सम्राट थे, वो राजा जॉर्ज पंचम थे, और जो भारत के वायसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, चेम्सफोर्ड, और जो भारत के सचिव थे वो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड था। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था लाने का, तो जो भारतीय को शासन के जो अधिक भागीदारी देना था ना, वो प्रशासनिक जिम्मेदारी था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को अनुभव कराना था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1917 में ही मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की जो है ना ये लाने की खबर, वो घोषणा हो गई थी। फिर भारत में धीरे धीरे सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना हुआ। फिर यह घोषणा हुआ कि राजनीति को सुधार किया जाए, और उसी समय क्या हो गया, उसी समय 1914 से 18 तक भारत में नहीं, विश्व में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो भारत में जो राजनीति की जागरूकता थी ना, पॉलिटिक्स का, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया। कांग्रेस जो लीडर थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गोखले, एनी बेसेंट जो थे, वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग करने लगे। नहीं, हमें एक ऐसा गवर्नमेंट दीजिए जो रिस्पॉन्सिबल हो, समझ रहे हो ना। ताकि ब्रिटिश सरकार इस अधिनियम को फिर लागू किया। क्या क्या इसमें प्रोविजंस दिया गया था, देखो सबसे पहला था कि इसमें द्वैत शासन की स्थापना किया गया। द्वैत शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक है, द्वैत शासन क्या था ना, इस अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण ये था, द्वैत शासन का अर्थ क्या होती है ना, शासन विषयों को दो भागों में बांट देना। एक थी रिजर्व सब्जेक्ट जो आरक्षित सब्जेक्ट थे, और एक थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जिसको आरक्षित सब्जेक्ट बोला जाता था। आरक्षित सब्जेक्ट जो थे वो ब्रिटिश गवर्नर होते थे ना, और उसके अधिकारी होते थे, वो उनके पास थे। जैसे रक्षा, पुलिस, न्याय, भूमि, राजस्व, ये सब किनके पास थे, उनके पास थे, गवर्नर और उनके अधिकारी के पास थे। और जो आरक्षित अधिकारी थे, जैसे विषयों में भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, ये सब क्या थे, वो अछात्रित विषय आते थे। यानी एक ही सरकार में दोहरी जिम्मेदारी, जिसको ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बोल सकते हो, इसीलिए तो बोला जाता है डार्सी, द्वैत शासन कहा गया। दूसरी बात है ना कि केंद्रीय स्तर पे इसमें द्विव विधानमंडल की व्यवस्था किया गया। मतलब पहली बार केंद्र में 2 सदन वाली सरकार होगी, जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट होगा और काउंसिल ऑफ
असेंबली होगा। ठीक है, यहीं से पहली बार पता है मतलब द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत हुआ। तीसरा हुआ कि केंद्रीय और प्रांतों का जो विषय था ना उसको विभाजन किया गया, मतलब जो सेंट्रल लिस्ट था उसको अलग किया गया और प्रोविजनल लिस्ट को अलग किया गया। इसका मतलब है कि भारत में पहली बार विकेंद्रीय शासन का रूप मिला, यहीं से मिला था। फिर भारत में जो सचिव का पद बनाया गया था 1858 के अधिनियम के द्वारा, उसको और शक्तियां दे दी गई, जो भी पावर थे ना और दे दिया गया। ठीक है, फिर भारत के जो गवर्नर वायसराय थे उनकी परिषद में भी सुधार किया गया। छठा में था कि जो प्रांतीय विधायिका का विस्तार था उसको और किया गया, मतलब बोल सकते हो ना कि जो चुने हुए इलेक्टेड होंगे नॉमिनेट भी होंगे, ऐसा था मतलब। और इसमें सबसे बड़ी बात है ना 1919 के अधिनियम के द्वारा कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया, बट बहुत सीमित था। महिला को भी इसमें इंक्लूड किया गया, महिला को भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, और बहुत सीमित था। तो इस तरह से देखोगे ना तो इसमें महिलाओं की भी भागीदारी हो गई। ठीक है, और फिर बोला गया ना कि इसमें बोला गया कि जब भारतीय जनमत संग्रह होगा तो 10 वर्ष बाद फिर से पता इसी कमीशन के बाद 1960 में 1927 में एक साइमन कमीशन भारत आया था, इसी के रिपोर्ट के अनुसार। तो समझ में आ गया। तो अगर आपको एग्जाम्स ओरिएंटेड पूछोगे तो क्या होगा, इसमें क्या क्या है। सबसे पहले 1919 चेम्सफोर्ड मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोल सकते हो। फिर बोल सकते हो भारत के जो सचिव थे ना एडविन मॉन्टेगू थे, इसमें द्वैत शासन प्रणाली लाया गया। इसी के बाद 10 साल बाद 1927 में साइमन कमीशन आया था। ठीक है, तो आप चलते हैं आगे। भारतीय विधान पालिका प्रथम द्विसदनीय बनाया गया, तो द्विसदनीय बनाया गया था 1919 के शासन अधिनियम के द्वारा। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया 1919 के शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया, तो ये लाया था 1919 के अधिनियम। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे है कि भारत विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया, द्विसदनीय बनाया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। द्वैत शासन प्रणाली राज्यों में कब लागू किया, यही किया 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा। फिर भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था कब शुरू की गई, तो यही 1919 के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे है कि दिए गए भारतीय अधिनियम में किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी, यही 1919 के द्वारा, 1919 के द्वारा। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार किससे संबंधित है, तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने कर लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं नजर आना चाहिए। देखो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए। आगे चलते हैं। देखो आगे है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग किया गया। देखो केंद्रीय बजट और राज्य बजट को भी इसी में किया गया था अलग, 1919 के अधिनियम। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया और बोला गया कि प्रति 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक सुधार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, तो ये भी था 1919 के अनुसार। और पता है 10 साल बाद 1927 में ही साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों का प्रावधान क्या था, राज्यों में स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम अलग अलग निर्वाचन नहीं, प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में
दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन। किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेमस्फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। कह रहा भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बना? तो ये बना था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया गया था 1926 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया गया था 1926 में। एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैत शासन लागू हो गया, तो ये हुआ था 1919 के अधिनियम के द्वारा। केंद्र में, सॉरी केंद्र में पूछ रहा है ना, अब केंद्र में है तो यहां से समझ, देखो वो था प्रांत में, अब है केंद्र में। तो 1935 का शासन अधिनियम हम लोग, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भर भर के क्वेश्चन पूछता है। 1935 का शासन अधिनियम हम लोग समझते हैं। देखो आगे चलते हैं। देखो ये है ना, ये इसका आंसर ये नहीं होगा, मैं इसको हटा देता हूँ, ये नहीं होगा, इसको मैं इसको हटाता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935। देखो भारत शासन अधिनियम जब पारित हुआ ना, तो उस समय भी जो राजा थे ना वो जॉर्ज पंचम थे, ध्यान रखना, राजा थे जॉर्ज पंचम। और उस समय जो वाइसराय था वो लॉर्ड लिंथगो था। जब 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ तो उस समय ब्रिटिश जो सम्राट थे वो राजा जॉर्ज पंचम थे, और लॉर्ड लिंथगो जो थे वो क्या थे? भारत के वाइसराय थे। देखो क्या हुआ था 1919 में भारत में द्वैत शासन लागू हो गया था, मतलब भारत में द्वैत शासन लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन पूरी तरीका से असफल रहा था ये, जो जब भारत में द्वैत शासन लागू हुआ तो ये पूरी तरीका से असफल रहा। बोला गया कि इस अधिनियम में 10 साल बाद, मतलब 10 ईयर बाद क्या होगा? एक समीक्षा आयोग की गठन किया जाएगा, जो 1927 में एक साइमन कमीशन जो था वो भारत भेजा, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। सबसे बड़ी बात है ना कि जब 1919 का मॉन्टेगू चेमस्फोर्ड सुधार आया और इसमें द्वैत शासन लागू हुआ तो द्वैत शासन पूरी तरीका से फेल हो गया। तो क्या हुआ, 10 साल बाद फिर से 1927 में भारत में एक साइमन कमीशन आयोग आया, साइमन कमीशन आया। सबसे बड़ी बात है ना कि जब साइमन कमीशन आया ना तो इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। तो क्या हुआ ना कि जब साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो था वो 1930 में और 1930 से 32 तक जो भी रिपोर्ट था वो कहाँ, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, वहां पे इनको रिपोर्ट था ना, जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट था वो 1930 से 32 के जो तीन गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो हुआ था, इसी के आधार पे 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। समझ रहे हो ना? तो आप देखो भारत का जो प्रशासनिक ढांचा था वो पूरी तरीका से इसमें बदल दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत में संघीय शासन, मतलब फेडरल गवर्नमेंट, और प्रांतों में अधिक स्वाधीनता, प्रोविजनल ऑटोमेशन प्राप्त करना था। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंस है समझते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है संघीय शासन की व्यवस्था एस्टैब्लिश किया गया कि ऑल इंडिया फेडरेशन, मतलब इस अधिनियम के तहत भारत में फेडरल मीन्स संघीय शासन की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस संघ में जो शामिल होने वाले सदस्य थे वो ब्रिटिश के सभी प्रांत होंगे और जो भी देसी रियासत होंगे वो सब होंगे, मतलब जो भी प्रिंसली स्टेट होंगे ना सब होंगे, और जो ब्रिटिश प्रांत, भारत के जो ब्रिटिश प्रांत वाले जो अधिकार क्षेत्र में होंगे वो होंगे। लेकिन देसी रियासतों ने क्या किया, शामिल होने से मना कर दिया, बोला नहीं मैं शामिल नहीं होंगी। अंग्रेज का क्या था ना, अंग्रेज चाह रहे थे कि मैं भारत को एक करूं, लेकिन ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे वो तो शामिल हो गए, लेकिन जो देसी रियासतें थे
वो शामिल नहीं हुई। इसलिए संघीय शासन जो था ना वो कभी भी वास्तव रूप से लागू नहीं हो पाया। दूसरी बात है, जो द्वैत शासन लागू किया गया था 1919 में, द्वैत शासन 1919 में जो लागू किया गया था उसको खत्म किया गया। मतलब द्वैत शासन को जो प्रांतीय स्तर पे लाया गया था ना, प्रांत देखो सबसे पहले समझो कि जो 1919 में लाया गया था वो प्रांत स्तर पे था, प्रांत स्तर पे मतलब राज्य स्तर पे, प्रांत स्तर पे था, तो उसको खत्म कर दिया गया। और अब प्रांत स्तर को क्या किया गया, पूरी तरीका से प्रोविजनली ऑटोनॉमी दे दी गई। मतलब अब जो गवर्नर होते थे केवल नाम मात्र प्रमुख होते थे, जो वास्तविक शक्तियां थी ना वो भारतीय मंत्रियों के पास, इंडियन मिनिस्टर के हाथों में आ गया। मतलब कह सकते हो ना कि भारत में पहली बार उत्तरदायी सरकार, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है ना उसका अनुभव हुआ। फिर हो गया, जब जब हुआ तो अब क्या हुआ, केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। मतलब केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत 1935 में हो गया। केंद्र में 1935 में शासन शुरू हो गया। इसमें भी वही थे, वायसराय द्वारा आरक्षित होते थे और मंत्रियों द्वारा आरक्षित होते थे, लेकिन ये भी व्यवस्था पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया था। फिर क्या हुआ, विधानमंडल, जो विधानमंडल थे लेजिस्लेटिव सेंटर, उसको भी री 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 क्या किया गया, रिकॉन्क्लेट किया गया। और इसमें क्या किया गया, द्विसदनीय व्यवस्था मंडल था, जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट पे था, फिर फेडरल असेंबली था, इस तरह से था। ठीक है, तो यहीं से संसद का नींव पड़ा। फिर प्रांतीय स्वतंत्रता, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, मतलब 11 प्रांतों को अब अपने अपने स्तर पर कानून बनाने का जो शासन की जो स्वतंत्रता थी वो इसी में ला गया। समझ रहे हो ना, तो गवर्नर अब केवल जो थी वो औपचारिक प्रमुखता रह गया था। इसीलिए बोला जाता है कि भारत में डेमोक्रेटिक प्रणाली की एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से नींव रखी गई। फिर दूसरी बात है ना कि भारत में एक संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट का स्थापना किया गया। और कब किया गया था, 1937 में। 1937 में कहां पर, दिल्ली में। पता है ये जो स्थापना किया गया ना, ये केंद्र और प्रांतों को जो बीच में विवाद होगा उसको निपटारा करेगा। कौन, संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट। और यही भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय बना था, जो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट यही बना। कि सर्व सेवा, केंद्र और प्रांतों के लिए संयुक्त सेवा का प्रावधान किया गया। जैसे आपने देखा है आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, वो आज भी ये प्रावधान बना हुआ है। ठीक है, फिर तब मंत्रियों का विस्तार किया गया। जो पहले मंत्रियों का अधिकार सीमित था, मतलब 10% वयस्क ही वोट देने का अधिकार होती थी, वो सब सीमित किया गया, उसको पूरी तरीका से विस्तृत किया गया। रक्षा, विदेश, गोपनीय सब क्या था, सब इसी में आती थी। देसी रियासतों के जो भी थे ना वो सब शामिल इसी में होती थी। इस तरह से देखोगे ना, हाँ देखो सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें कमियां क्या थी। अगर आप कमियां की बात करते हो तो संघीय जो फेडरेशन है ना वो पूरी तरीका से कभी लागू नहीं हुआ। जो गवर्नर थे और केंद्रीय स्तर पे जो गवर्नर होते थे उनकी शक्ति लिमिट किया गया, मताधिकार को भी सीमित किया गया। समझ रहे हो ना, ये थी। तो हम लोगों ने समझ में आ गया। तो अब चलते हैं, इसको डिटेल पढ़ते हैं। समझ में आ गया, तो कह रहा है यहाँ पे कि देखो यहाँ से हाँ 1900, हाँ यहाँ तक एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत किया गया। ये किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान है, तो ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हाँ देखो आगे है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के में भारतीय संघीय शासन की व्यवस्था किया गया था। तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना किया गया था। फिर करा कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ और अपशेष शक्तियां किसके द्वारा सौंपी गई थी। तो ये था गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के द्वारा।
मतलब बोल सकते हो ना कि जो भी शक्तियां थी ना वो गवर्नर जनरल को दे दिया गया था, सीमित कर, अब सिर्फ शक्तियां जो थी वो। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय संघीय प्रणाली क्या थी? भारत अखिल ऑल इंडिया फेडरेशन, बिल्कुल ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना किया गया था। फिर निम्नलिखित में अधिनियम में किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? तो यही 1935 हुआ। और कब हुआ था? तो 1937 में अलग हुआ था। फिर है भारत शासन अधिनियम 1935 कितने धाराएं थे? देखो उसमें जो एक्ट बनाए गए थे, एक्ट जो बनाए गए थे तो 321 एक्ट थे, 321। ये तो फैक्ट है, याद रखना है। 321 एक्ट थे, 321 एक्ट थे, 321 एक्ट, 321 एक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो ये किया गया था कोई नहीं, क्योंकि 1935 के द्वारा किया गया था ना, इसमें कोई नहीं होगा। 59 के डी। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। केंद्र में देखो प्रांतों में जो है, देखो प्रांतों में जो द्वैत शासन था, प्रांत में जो द्वैत शासन था, प्रांत में जो द्वैत शासन था वो 1919 के द्वारा लागू किया गया था। लेकिन जो केंद्र में था, केंद्र में वो 1935 के द्वारा किया गया था। और एक और बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ था, वो कब लागू किया था? 1784 में, 1784 में केंद्र में बंगाल में द्वैत शासन, रॉबर्ट क्लाइव के समय। फिर है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसके द्वारा भारत विभाजन हुआ नहीं। ये भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। आधा से ज्यादा क्या किया गया है? कॉपी पेस्ट किया गया है। यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देखो आगे है, प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान किसके अंतर्गत रखा गया? तो यही था भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। देखो आगे है, देखो आगे पढ़ते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में क्या व्यवस्था किया गया था? तो यही व्यवस्था किया गया था कि अखिल भारतीय एकात्मक व्यवस्था, अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी। करा भारत में संघीय न्यायालय की रचना की उत्पत्ति का समर्थन निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें दिया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो था तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक। निम्नलिखित में किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किया गया था? तो वही प्रांतों में तो 1919 और केंद्र में 1935। प्रांतीय स्वतंत्रता शुरुआत करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? यही किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संघ की अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रखी गई थी? तो किसके पास रखी गई थी? आपको पता ही होगा, गवर्नर जनरल के पास, गवर्नर जनरल के पास। जो भारत शासन अधिनियम 1935 के जो द्वारा स्थापित अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल के पास रखी गई थी। ठीक है, यहां तक क्लियर? अगला है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत शक्ति करने का अध्यादेश। देखो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश था, अध्यादेश वो पता है अध्यादेश करने का वो 1935 में ही रखा गया था। अध्यादेश के निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है 1935 से। ऐसे संविधान में आप देखोगे तो अध्यादेश कहाँ से लागू होता है? 123 में होती है। यहाँ तक क्लियर है? ब्रिटिश शासन में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो देखो 1773 तो था ही,
1833 है ही, 1919 है, ये नहीं है प्रोटेशनल, ये नहीं है, 1955 नहीं है, इसमें कोई प्रावधान नहीं है ऐसा। क्या क्या देखो